हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 11 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम हिमाचल देश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर हैज़ अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ विच कमीशन टू एड्रेस द ग्रीवेंसेज ऑफ जनरल कैटेगरी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सामान्य श्रेणी की शिकायतों को दूर करने के लिए किस आयोग के गठन की घोषणा की है। देखिए, काफ़ी समय से इस आयोग के गठन की हिमाचल प्रदेश में मांग चल रही थी और लोगों द्वारा काफ़ी प्रोटेस्ट भी किया जा रहा था इसके लिए कि इस आयोग के गठन किया जाए। तो कौन सा आयोग है ये है सामान्य वर्ग आयोग। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। देखिए, हिमाचल प्रदेश की जो 13वीं विधानसभा है उसका 13वां सत्र, जिसे कि विंटर सेशन भी कहा जाता है, 10 दिसंबर की वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो उसे शीतकालीन सत्र के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो शीतकालीन सत्र है वो हमारा 13वीं विधानसभा का 13वां सत्र है और वो 10 दिसंबर 2021 को शुरू हुआ और वो शुरू हुआ तपोवन में। तो वहाँ पर काफ़ी प्रोटेस्ट भी किया गया लोगों के द्वारा कि स्वर्ण आयोग का गठन किया जाए और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वहाँ पर विधानसभा में अनाउंस किया कि हिमाचल प्रदेश में अब स्वर्ण आयोग का गठन किया जाएगा और इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। तो हिमाचल प्रदेश की जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनकी ग्रीवेंसीज को सॉल्व करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। इसके लिए अभी अनाउंसमेंट की गई है। जो पूरा का पूरा क्राइटेरिया है किस तरह से गठन होगा उसकी अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा बजट सेशन में की जाएगी। इतना ध्यान रखिएगा कि 10 दिसंबर 2021 को जो सेशन हुआ था हमारी विधानसभा का, विंटर सेशन का, उसमें इसकी अनाउंसमेंट की गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा ये इन्फॉर्म भी किया गया कि बिहार और मध्य प्रदेश में इस तरह के आयोग का गठन किया गया था और बिहार का जो आयोग गठन किया गया था, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए जो आयोग गठित किया गया था उसको अबॉलिश कर दिया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो आयोग गठित किया गया है अभी भी वो कार्य कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन रिलीज की गई है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, जिसमें लिखा गया है द गवर्नर हिमाचल प्रदेश इज़ प्लीज टू कॉन्स्टिट्यूट अ सामान्य वर्ग आयोग। यानी कि जो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं उनको ये बताते हुए खुशी हो रही है, इसका गठन करते हुए खुशी हो रही है, सामान्य वर्ग आयोग के गठन करते हुए खुशी हो रही है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रिफॉर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ दिस आयोग विल बी इशूड सेपरेटली। और किस तरह से आयोग का गठन होगा और किस तरह से आयोग कार्य करेगा इसके लिए सेपरेटली नोटिस निकाला जाएगा। और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि बजट सेशन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अनाउंस करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से इसका गठन किया जाएगा और किस तरह से ये कार्य करेगा। हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है वीरेंद्र कश्यप। Under which phase of Udan scheme, Himachal Pradesh government is making efforts to connect every city of Himachal Pradesh with heli taxi service? उड़ान योजना के किस चरण के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार हिमाचल के हर शहर को हेली टैक्सी सेवा से जोड़ने का प्रयास कर रही है? तो कौन सा फेज है उड़ान स्कीम का ये? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उड़ान 3। देखिए, हिमाचल प्रदेश के जितने भी इंपॉर्टेंट शहर हैं, देखिए शहर सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो कनेक्ट हो सकते हैं उन्हें हेली टैक्सी से कनेक्ट करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार काफ़ी कार्य कर रही है। तो अभी मंडी डिस्ट्रिक्ट को भी कनेक्ट किया गया है और इसमें पहले दिन की जो सर्विस मंडी डिस्ट्रिक्ट के लिए जो भेजी गई वो शिमला से मंडी भेजी गई और उसके बाद मंडी से धर्मशाला भेजी गई। और मंडी में जो हेलीपैड बनाया गया है वो बनाया गया है कांगनीधार में। कांगनीधार का नाम आपने सुना ही होगा कि वहाँ पर शिवधाम का फेज़ 1 प्रोजेक्ट चला हुआ है। याद रखिएगा, कांगनीधार में शिवधाम का फेज़ 1 प्रोजेक्ट चला हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार काफ़ी एफर्ट कर रही है, काफ़ी कार्य कर रही है कि हिमाचल प्रदेश की जितनी भी सिटीज़ हैं मैक्सिमम शहरों को हेली टैक्सी से जोड़ा जाए और ये कार्य किया जा रहा है उड़ान 3 की स्कीम के अंतर्गत, यानी कि उड़ान के 3 फेज़ के अंतर्गत। और अभी तक हिमाचल प्रदेश में शिमला, मनाली, कुल्लू, मंडी और धर्मशाला इन सिटीज़ को हेली टैक्सी से कनेक्ट कर दिया गया है। और चंडीगढ़ से शिमला, मनाली, कुल्लू, मंडी, धर्मशाला इन सभी के लिए हेली टैक्सी भी शुरू की गई है। और हिमाचल प्रदेश में जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है उसको जो ऑपरेट कर रहा है, यानी कि हेली टैक्सी को जो ऑपरेट कर रहा है वो कर रहा है पवन हंस कंपनी। ये ध्यान रखिएगा। और पवन हंस कंपनी, इनका हेडक्वार्टर है नोएडा में। वेयर इज़ द लार्जेस्ट आइस स्केटिंग सिंक ऑफ इंडिया सिचुएटेड। भारत का सबसे बड़ा आइस स्केटिंग रिंक कहाँ स्थित है? ये है शिमला में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो भारत का सबसे बड़ा आइस स्केटिंग रिंग वो शिमला में स्थित है। जल्द ही ये कार्य करना शुरू कर देगा, यहाँ पर स्केटिंग का कार्य शुरू हो जाएगा। जो ये शिमला में आइस स्केटिंग रिंग स्थित है ये एशिया का सबसे बड़ा नेचुरल आइस स्केटिंग रिंग है और ये इंडिया का सबसे बड़ा आइस स्केटिंग रिंग है। और 2020 में पूरे 100 वर्ष पूरे कर चुका है ये आइस स्केटिंग रिंग, जिसे कि शिमला आइस स्केटिंग क्लब के नाम से जाना जाता है। 100 वर्ष इसका निर्माण किए हुए पूरे हो चुके हैं। वर्ष 1920 में इसे शुरू किया गया था।
देखिए जो आइस स्केटिंग रिंक है यहाँ पर पहले टेनिस कोर्ट हुआ करता था, लेकिन एक आयरलैंड के मिलिट्री ऑफिशियल थे जिनका नाम था ब्रेसिंगटन, उनके द्वारा इसे नेचुरल आइस स्केटिंग रिंक में कन्वर्ट किया गया। हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज़ इशूड अ नोटिफिकेशन अलाउइंग पैराग्लाइडिंग एट विच प्लेस। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग ने किस स्थान पर पैराग्लाइडिंग की अनुमति देते हुए एक अधिसूचना जारी की है। तो किस स्थान के लिए जारी की है, ये की है कुटलेहर के लिए। कुटलेहर ऊना डिस्ट्रिक्ट में है। तो हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा एक नोटिफिकेशन रिलीज की गई है कि ऊना के कुटलेहर में अब पैराग्लाइडिंग अलाउ कर दी गई है। और ये ऊना के कुटलेहर के नज़दीक ही कुटलेहर में एक गांव है जिसका नाम है चुल्हदी विलेज। चुल्हदी विलेज ये 16 सिंह की धार पर स्थित है और इसे नोटिफाई किया गया है कि ये टेक ऑफ लोकेशन होगी, कि यहाँ से जो पैराग्लाइडर हैं वो टेक ऑफ करेंगे। और लैंड कहाँ करेंगे, गोविंद सागर लेक के नज़दीक एक विलेज है अंदरौली विलेज, वहाँ पर लैंडिंग पॉइंट होगा। तो चंदरौली विलेज जो कि 16 सिंह की धार पर स्थित है वहाँ पर टेक ऑफ लोकेशन बनाई जाएगी, और अंदरौली विलेज जो कि गोविंद सागर लेक के नज़दीक स्थित है उसे लैंडिंग पॉइंट बनाया जाएगा। इसके लिए पहले ट्रायल भी लिए गए थे। देखिए किसी भी साइट को नोटिफाई करने से पहले वहाँ पर ट्रायल्स लिए जाते हैं। तो माउंटेनरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जो कि मनाली में स्थित है उनके इंस्ट्रक्टर आए थे यहाँ पर और उनके द्वारा ट्रायल लिए गए कि ट्रायल सक्सेसफुल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो ट्रायल सक्सेसफुल हुए और अब इसे नोटिफाई कर दिया गया है। तो कुटलेहर को नोटिफाई किया गया है कि यहाँ पर पैराग्लाइडिंग अलाउ कर दी जाएगी। और इसके लिए काफ़ी एफर्ट किया जो कुटलेहर के एमएलए हैं और हमारे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं वीरेंद्र कंवर, उनके द्वारा। बात करें वीरेंद्र कंवर की, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है कुटलेहर जो कि ऊना डिस्ट्रिक्ट में है। ये हमारे रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज मिनिस्टर हैं। Which district has been ranked second among the aspirational districts of the country by नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा देश के आकांक्षी जिलों में किस जिले को दूसरा स्थान दिया गया है। तो किसे दिया गया है, ये दिया गया है चंबा डिस्ट्रिक्ट को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो नीति आयोग द्वारा जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग बनाई गई है उसमें चंबा को दूसरा स्थान मिला है और चंबा काफ़ी कंटिन्यूसली इंप्रूव कर रहा है इन एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में। देखिए वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक विज़न बनाया गया कि जितने भी भारत की इकोनॉमिकली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं उन्हें इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि जो उनमें इकोनॉमिक तरीके से वो पिछड़ापन है उसको ख़त्म करने के लिए कुछ प्रोग्राम चलाया जाए। तो इसके लिए एक प्रोग्राम बनाया गया जिसमें कि एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बनाएगी और इसमें जो भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको रखा गया। तो पूरे पूरे भारत के 28 राज्यों में 115 डिस्ट्रिक्ट्स को इसमें रखा गया। इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स को बोलते हैं एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, जो कि इकोनॉमिकल थोड़ी पीछे हैं। उनमें काफ़ी डेवलपमेंट कार्य करना शुरू किए गए और ये कार्य शुरू किए गए नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग द्वारा प्लान बनाया गया और 5 मेन एरियाज़ में डेवलपमेंट कार्य शुरू किए गए और अब ये कार्य काफ़ी अच्छे से चले हुए हैं और जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का काफ़ी अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर रहा है। और जब भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट की जजमेंट की जाती है, यानी कि एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट की इवैल्यूएशन की जाती है, तो उसके लिए 49 इंडिकेटर्स को इवैल्यूएट किया जाता है। डिस्कस करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज द 11th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इक्वरीन वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्वरीन का 11वां संस्करण आयोजित किया गया। तो किसके बीच आयोजित किया गया, ये भारत और मालदीव्स के बीच में आयोजित किया गया। तो भारत और मालदीव्स इनके बीच में इक्वरीन मिलिट्री एक्सरसाइज है ये, इसका 11th एडिशन अभी आयोजित किया गया था। और ये कहाँ आयोजित किया गया था, ये मालदीव्स के खड्डू आइलैंड में आयोजित किया गया था। अगर मैप में देखें ये कि ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ पर है मालदीव्स। ये आप रेड बटन देख रहे हैं, ये रेड पॉइंट देख रहे हैं, ये है मालदीव्स। और पहली बार ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी वर्ष 2009 में और वर्ष 2019 में इसे पुणे के औंध मिलिट्री स्टेशन में आयोजित किया गया था। बात करें मालदीव्स की, कैपिटल है माले, प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलीह और करेंसी है इनकी रूफिया। Which company launched Startup Innovation Challenge along with Invest India to develop solutions in 5G and Internet of Things for startups? किस कंपनी ने स्टार्टअप के लिए 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग में समाधान विकसित करने के लिए इन्वेस्ट इंडिया के साथ स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। किसने किया है, ये भारती एयरटेल ने लॉन्च किया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। देखिए भारती एयरटेल ने इन्वेस्ट इंडिया के साथ मिलकर स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत जो भी स्टार्टअप्स हैं उन्हें 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स इनमें अगर कोई सॉल्यूशन चाहिए तो उन सॉल्यूशन को साथ में मिलकर ये डेवलप करेंगे। Which company has launched निवेश बीमा लाइफ इंश्योरेंस प्लान टू प्रोवाइड गारंटेड मनी बैक एट एवरी 5th पॉलिसी ईयर। किस कंपनी ने प्रत्येक 5वें पॉलिसी वर्ष में गारंटीकृत धन वापस प्रदान करने के लिए निवेश बीमा जीवन बीमा योजना शुरू की है।
तो किसने की है? ये की है एविवा लाइफ इंश्योरेंस ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। देखिए एविवा लाइफ इंश्योरेंस, इनके द्वारा निवेश बीमा एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान शुरू किया गया है। इस प्लान के अंतर्गत जो पॉलिसी का 5वां ईयर होगा उसमें गारंटेड मनी बैक की जाएगी। और जो है अविवा लाइफ इंश्योरेंस, इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, जो कि हरियाणा में स्थित है। हु हैज़ टॉप्ड फॉर्चून इंडियाज मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट 2021? फॉर्चून इंडिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2021 में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण भारत की फाइनेंस मिनिस्टर हैं और उनके द्वारा टॉप किया गया है इंडिया की 2021 की मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट को। नंबर 2 पर है नीता अंबानी, जो कि रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन हैं और गुडविल एम्बेसडर भी हैं। नंबर 3 पर हैं सौम्या स्वामीनाथन, जो कि चीफ साइंटिस्ट हैं WHO की। इसके अलावा निर्मला सीतारमण, जो कि भारत की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, फोर्ब्स के द्वारा वर्ल्ड की 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट तैयार की गई थी, उसमें इनका 37वां रैंक है। इसके अलावा निर्मला सीतारमण भारत की 28th फाइनेंस मिनिस्टर हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट के अलावा इनके पास कॉर्पोरेट अफेयर का डिपार्टमेंट भी है और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है कर्नाटका का। ये राज्यसभा के सांसद हैं कर्नाटका से। डिज्नी बायजूस अर्ली लर्न ऐप साइंड whom एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर 2 ईयर्स? डिज्नी बायजू अर्ली लर्निंग ऐप ने किसे 2 साल के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है? तो किसे किया है? 2 स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ हैं ये। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, नीरज चोपड़ा और PV सिंधु। तो जो डिज्नी बायजूस अर्ली लर्न ऐप है, इनके द्वारा नीरज चोपड़ा और PV सिंधु, इन्हें 2 साल के लिए ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं नीरज चोपड़ा की। जेवलिन थ्रोअर हैं ये और ये हरियाणा के पानीपत के रहने वाले हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि 2021 में आयोजित किए गए थे, उनमें गोल्ड मेडल जीता था और 7 अगस्त को इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, यानी कि जो जेवलिन थ्रो किया था उसमें गोल्ड मेडल जीता था। तो जेवलिन थ्रो डे 7 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ष 2018 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था और 2021 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा जो पुणे का आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है, उसका नाम चेंज करके नीरज चोपड़ा स्टेडियम भी रख दिया गया है। इसके अलावा बात करें PV सिंधु की, ये तेलंगाना की हैदराबाद की रहने वाली हैं और करंटली बैडमिंटन की जो प्लेयर हैं, ये वर्ल्ड में नंबर 3 रैंकिंग पर हैं ये। 2016 के रियो ओलंपिक्स में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और पहली ऐसी इंडिया की प्लेयर हैं जिन्होंने कि BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता था 2019 में। इसके अलावा अभी जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए 2020 के, जिनका आयोजन 2021 में किया गया, इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। हु हैज़ बिकम द न्यू चांसलर ऑफ जर्मनी? जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ओलाफ स्कॉल्स। ओलाफ स्कॉल्स इनका नाम है और जर्मनी के नए चांसलर ये बने हैं। तो जर्मनी की जो पार्लियामेंट है, उनके द्वारा अनाउंस किया गया है कि ओलाफ स्कॉल्स को नए चांसलर बनाया गया है और वर्ल्ड वार 2 के बाद ही 9 चांसलर हैं जर्मनी के ये। इनसे पहले कौन थी? एंजेला मर्कल। और एंजेला मर्कल ये वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में इनका काफ़ी बार नाम भी आया, नंबर 1 पर काफ़ी बार ये रही थी और 16 वर्ष तक ये जर्मनी की चांसलर रही थी। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा कि वर्ल्ड वॉर 2 कब से कब तक हुआ था। बात करें जर्मनी की, अगर मैप में देखें, देखिए यहाँ पर है इंडिया और यहाँ पर है जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, करेंसी है यूरो और प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर। Which country has launched model of hypersonic weapon prototype called हाईकोर थ्रू एन एनिमेटेड वीडियो? किस देश ने एक एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से हाईकोर नामक हाइपरसोनिक हथियार प्रोटोटाइप का एक मॉडल लॉन्च किया है? देखिए हाईकोर नाम की एक हाइपरसोनिक वेपन है जिसका कि इन्होंने एनिमेटेड वीडियो के थ्रू एक मॉडल लॉन्च किया है, यानी कि प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। ये एक एनिमेटेड वीडियो में इन्होंने दिखाया कि हाईकोर नाम का एक हाइपरसोनिक वेपन ये लॉन्च करेंगे। तो कौन सी कंट्री ने ये किया है? तो ये किया है साउथ कोरिया ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इसके अलावा बात करें साउथ कोरिया की, अगर मैप में देखें, यहाँ पर है इंडिया और यहाँ पर है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है मून जे इन, कैपिटल है सियूल और करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। इसके अलावा रिसेंटली साउथ कोरिया न्यूज़ में भी था क्योंकि वर्ल्ड की पहली फ्लोटिंग सिटी बनाई जा रही है साउथ कोरिया में। इंडिया वॉन हाउ मैनी मेडल्स इन द 4th एशियन यूथ पैरा गेम्स दैट वाज हेल्ड इन रीफा, बहरीन? बहरीन की रीफा में आयोजित चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों में भारत ने कितने पदक जीते हैं? कितने जीते हैं? टोटल 41 जीते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो 4th एशियन यूथ पैरा गेम्स ये बहरीन के रीफा में इनका आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें इंडिया ने टोटल 41 मेडल जीते हैं, जिसमें कि 12 गोल्ड हैं, 15 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज है। बात करें बहरीन की, जहाँ पर कि 4th एशियन यूथ पैरा गेम्स आयोजित किए जा रहे हैं। बहरीन की कैपिटल है मनामा, कैपिटल ध्यान रखिएगा। और इनकी जो करेंसी है वो है बहरीनियन दिनार।
इसके अलावा जो एशियन यूथ पैरा गेम्स का 5th एडिशन वो जारी किया जाएगा, वर्ष 2025 में खेला जाएगा और जिसे कि होस्ट किया जाएगा ताशकेंत में। ताशकेंत जो है उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। इसके अलावा जो हमारी एशियन पैरालंपिक कमेटी है उसके प्रेसिडेंट हैं माजिद रशीद और एशियन पैरालंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है दुबई में, जो कि यूएई में स्थित है। Which state launched the milk price incentive scheme to provide benefits to over 53,000 people? 53,000 से अधिक लोगों को लाभ प्रदान करने के लिए किस राज्य ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है? किसने की है? ये की है उत्तराखंड ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई है, मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम। इसमें लगभग 53,000 से अधिक लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। बात करें उत्तराखंड की विंटर कैपिटल है देहरादून। समर कैपिटल है भरारीसेन। आपने गैरसेन भी सुना होगा, गैरसेन तहसील है जिसमें कि भरारीसेन जगह है। तो विंटर कैपिटल है देहरादून और जो समर कैपिटल है वो है भरारीसेन। इसके अलावा जो इनका हाई कोर्ट है वो नैनीताल में स्थित है और गवर्नर है यहाँ के अभी नए बने हैं वो हैं गुरमीत सिंह और चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी। विच इज़ द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इन 2021? 2021 में भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? कौन सा है? ये है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि जो वाइट रेवोल्यूशन थी उसका जनक किसे माना जाता है, यानी कि इंडिया में फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन किसे माना जाता है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश जो है हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया में। देखिए, इंडिया में जितना भी मिल्क प्रोड्यूस होता है उसका 18% मिल्क जो है उत्तर प्रदेश में ही प्रोड्यूस किया जाता है। और उत्तर प्रदेश के बाद है राजस्थान, फिर आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात और फिर पंजाब। इसके अलावा वर्ल्ड में हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूस किया जाता है वो इंडिया में ही प्रोड्यूस किया जाता है। और इंडिया का जो डेयरी सेक्टर है वो इंडिया की जो नेशनल जीडीपी है यानी कि नेशनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें 4.2% कंट्रीब्यूट करता है। ये थी हमारी डिस्कशन। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।